नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नॉलेज टेक पर स्वागत है। आज का जो सेशन है वो भारत के संविधान पर आधारित है। भारत के संविधान में हम लोगों ने जो पिछले क्लास में देखे थे वो प्रमुख अनुच्छेद देखे थे, जिसमें हम लोग भाग 3 देखे थे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में जो था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता और भाग 3 में मौलिक अधिकार। इन तीनों से संबंधित जो भी प्रमुख आर्टिकल्स थे उन आर्टिकल्स को हम लोग देखे थे। आज का जो सेशन है वो मूल रूप से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर आधारित है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। तो पता है कि जिस प्रकार भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया था, उसी प्रकार भाग इसमें ये हो जाएगा आपको भाग 4। ठीक है, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम जिस देश के संविधान से अडॉप्ट किए हुए है आयरलैंड। ये बहुत बार पूछा गया है कि जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय संविधान सभा के सदस्यों ने विश्व के विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया और उन देशों के संविधान में से जो भी अच्छा चीज था, भारत की परिस्थिति के अनुकूल था, उन वस्तु स्थिति को भारत के संविधान में अडॉप्ट किया। जिसमें एक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य को मार्गदर्शन करता है, राज्य को डायरेक्शन देता है कि राज्य को मतलब सरकार को अपने जनता के हित में, जनहित में, समाज के हित में क्या क्या काम करना चाहिए। ये क्या है? राज्य के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसी डायरेक्शन के तत्वाधान में टाइम टू टाइम भारत सरकार जो है कानून बनाई भी है ना। तो हम लोग ये समझे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारत के संविधान के जिस भाग में वो भाग 4 है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किए हैं। मेन इसमें है कि इसका जो वर्णन है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक याद रखिएगा, क्योंकि हम पढ़ते कि 12 से लेकर 35 तक क्या था? मौलिक अधिकार था। और 35 के बाद जो 36 होता है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है ना। अब हम लोग आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक उन आर्टिकल्स को ही पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंस है। सारे आर्टिकल्स को पढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं, है ना। और हम लोग यहाँ मेन रूप से आर्टिकल से पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तो है क्या, इसका क्या सीमाएं है, क्या प्रोविजन है, सारा जब हम लोग स्टेप टू स्टेप जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट हम लोग मेन रूप से आर्टिकल्स ही पढ़ रहे हैं ना। तो अब देखिए, अब आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। लेकिन जो मेन आर्टिकल्स है उसमें से पहला आर्टिकल्स है आपका आर्टिकल 39A। 39A 39A कहता है, क्योंकि 39A नाम से पता ए है। ए मतलब है कि वो मूल संविधान नहीं था, बल्कि भारत के संविधान का संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। याद रखिएगा कि 39A को जोड़ा गया था वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आर्टिकल 39A जोड़ा गया था। इसमें क्या प्रोविजन किया गया है इस आर्टिकल में? इसमें बोला गया है कि जो गरीब हैं, गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। भारत में अभी भी गरीबों की जनसंख्या बहुत है, तो गरीबों के लिए निःशुल्क
विधिक सहायता। मतलब कि राज्य का यह दायित्व है कि भारत के समाज में जो गरीब वर्ग है उन गरीब वर्गों के लिए आप निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करें, व्यवस्था करें, प्रबंध करें। ठीक है, तो आर्टिकल 39A में क्या है, गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। यह मूल संविधान नहीं था बल्कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया 39 से, है ना। 39A के बाद हम लोग जानते हैं 40, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोल कि ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत गठन, और इसी आर्टिकल के तत्वाधान में बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा और 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, है ना। ठीक है, तो ये देखिए कि आर्टिकल जो 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल 42 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी भारत की आधी आबादी महिलाएं हैं, और महिलाएं में से बहुत से ऐसे आबादी है जो कि आपका किसी न किसी संगठित क्षेत्र में या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो वैसे महिलाएं जो कहीं काम करते हैं तो उनकी मैटरनिटी के समय उनको बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, ताकि वो मैटरनिटी के समय अपने बच्चा को अच्छे से पालन पोषण कर सके। इसी दूसरा ये भी है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम नहीं भी करते, तो उनके लिए भी सरकार है मातृत्व से संबंधित बहुत सारी योजनाएं लाती है। इसलिए आर्टिकल जो 42 बोलता है कि मातृत्व सहायता संबंधित प्रदान, मातृत्व सहायता, मातृत्व सहायता से संबंधित प्रावधान। संबंधित प्रावधान हम जानते हैं भी है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 पारित भी किया गया है, जिसमें स्पष्ट प्रोविजन है कि उसमें क्या क्या ना, यदि कोई कर्मचारी मातृत्व में जाते हैं तो उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाए, कितना दिन का छुट्टी होगा, कैसा उनका वेतन होगा, सारा चीज का वर्णन है ना। तो आर्टिकल 42 में है मातृत्व सहायता से संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 43 देखिए आर्टिकल 43 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत भारत में चाहे वो आपको संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में कर्मचारी कार्यरत है। लेकिन यदि सरकार जो है उनके लिए एक उचित मजदूरी का निर्धारण नहीं करे तो ऐसी स्थिति में जो नियोजक हैं वो उनको उचित मजदूरी नहीं देंगे, और जब वो उचित मजदूरी नहीं देंगे तो उनके जीवन का निर्वाह नहीं हो पाए। इसलिए इस आर्टिकल जो 43 में बोलता है कि सभी कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी होता है। सभी कर्मचारियों जो भी कला चाहे वो संगठित, सभी कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी का प्रावधान। आर्टिकल 40 सभी कर्मचारियों के, चाहे वो संगठित हो असंगठित हो, निर्वाह मतलब कि उनको इतना मिले ताकि वो अपने जीवन निर्वहन कर सके ना। तो आर्टिकल 43 क्या होगा, सभी कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी प्रदान। इसमें दो आर्टिकल और जोड़ा गया, एक 43A और एक 43B। 43 तो हो गया कि भाई जितने भी कर्मचारी है उनके निर्वाह मजदूरी। 43A जो बोलता है कि प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता। प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, इसका मतलब यह है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कारखाना हो, उसमें नियोजक हैं और कर्मचारी हैं, दोनों का अपना अपना इंटरेस्ट है। नियोजक का है कि कितना अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, और कर्मचारियों का भी है कि उनको अधिक अच्छा से अच्छा सैलरी मिले, मजदूरी मिले। इसीलिए कहा गया कि मैनेजमेंट जो है
कोई भी निर्णय ले तो उस निर्णय में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, प्रबंध निदेशक होते हैं, तो उस पूरे निर्णय में श्रमिकों की भी भागीदारी होती है। इसीलिए सभी उद्योगों में क्या होता है, श्रमिकों का संघ होता है, ट्रेड यूनियन होता है, और वही ट्रेड यूनियन जो है मतलब श्रमिक के प्रतिनिधि के रूप में प्रबंधन में भाग लेता है। इसलिए बोला गया कि प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। ये देखिए, ये जो 43A नाम बता, ए जहां भी ABC ये मूल संविधान नहीं है, बल्कि उसको बाद में जोड़ा गया। तो 43A जो है प्रबंधन में कर्मचारियों की जो सहभागिता है उसको भी जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, है ना, 1976। ठीक है, अभी जैसे लोग 39A पढ़े थे कि भारत सरकार जो है वो गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। उसी प्रकार 43A में है कि प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, उसको भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जोड़ा गया। एक और 43B है, हम लोग आगे देखते हैं ना। देखिए 43B, 43 में क्या था कि निर्वाह मजदूरी, 43A में है प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, और 43B जो हम बताया कि सहकारी समिति गठन, सहकारी समितियों का गठन। ठीक है, 43B में सहकारी समितियों का गठन। देखिए ये भी मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसको 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, ठीक, तो आर्टिकल 43A जो है उसको 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समिति के गठन का प्रोविजन किया गया है ना। ये हो गया आपको 43। 44 बहुत ही चर्चा रहा है ना। 44 क्या है, समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो नागरिकों के लिए, जो भारत के नागरिक है ना, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अभी हाल ही में जो गुजरात चुनाव हुआ था, तो वहां पर इलेक्शन से जस्ट पूर्व सरकार ने घोषणा की था कि हम नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से को लाने के लिए एक कमिटी बनाएंगे, बनाया भी था, है ना। तो आर्टिकल है कि 44 क्या है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है, आर्टिकल 44 हो गया। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है कि जो भी है कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध। ये मतलब राज्य का दायित्व है, ये राज्य का दायित्व है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। बाद में उसको हम लोग देखते थे मौलिक अधिकार, आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया था। 21 में क्या था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता था। 21A में जोड़ा गया था प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनको अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिले। तो आर्टिकल 45 हो गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के प्रबंध, ये राज्य का दायित्व हो गया, है ना। 45 हो गया। अब 46 बहुत इंपॉर्टेंट है। 46 होता है कि अभी भी हमारे भारत के जो समाज में बहुत ही कमजोर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति है, समाज के कमजोर वर्ग है, उनके आर्थिक हित के लिए, उनकी सामाजिक हित के लिए, उनकी शैक्षणिक हित का कैसा उनका हित सुनिश्चित हो, उनके हितों का देखभाल हो, उसकी प्रबंधन की बात होता है ना। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं समाज के कमजोर वर्ग,
एवं समाज के कमजोर वर्गों, समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हित को बढ़ावा। ठीक है, ये बोलता है आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के और जो समाज के कमजोर वर्ग है उनकी सामाजिक हित और आर्थिक हित को कैसे बढ़ावा दे, ये राज्य का दायित्व बोला गया है ना। आर्टिकल 46 हो गया। ठीक है, आर्टिकल 46 के बाद हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 47 देखेंगे। 47 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 47 देखिए, आर्टिकल 47 बोलता है कि स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक जो दवा है ना, ड्रग्स है या नशीले पदार्थ है, उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ औषधि निर्माण के लिए होगा। उसके विपरीत औषधि निर्माण से भिन्न जो है उपयोग प्रतिबंध होगा, है ना। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नस्ली दवाओं, नस्ली दवाओं जैसे आपको ड्रग्स है ना, ड्रग्स है, मदिरा इत्यादि ना। तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक जो नस्ली दवाएं हैं, ड्रग्स इत्यादि का औषधीय प्रायोजन मतलब औषधि के लिए यूज होना, प्रायोजन से भिन्न मतलब उसके अलावा, औषधि के अलावा भिन्न अन्य प्रयोग पर प्रतिबंध। मतलब बहुत से ऐसे दवा है ना जिसके निर्माण में ड्रग्स का यूज होता है, नशीले आपका मदिरा इत्यादि का यूज होता है, तो उसके लिए तो आप यूज कर सकते हैं। दवा का निर्माण के लिए नशीले पेय पदार्थ का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा, दवा के अलावा इसके प्रयोग पर प्रतिबंध होगा। ये राज्य का दायित्व होगा। इसलिए देखते हैं कि बिहार में अभी अल्कोहल पर बंद है, गुजरात में बंद है, एमपी में, तो कई राज्य है ना को इसको बैन किए हैं। तो इसी आर्टिकल को ध्यान रखते हैं। 47 बोला गया। आर्टिकल 48 बहुत इंपॉर्टेंट है। पता होगा कि भारत क्या है? भारत गांव का देश है ना, गांव का देश है। और गांव है तो कृषि है, गांव है तो पशुपालन है। तो कृषि का विकास कैसे हो, पशुओं का हित कैसे सुनिश्चित हो, तो उसके लिए बढ़ावा है ना। तो कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान। कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए, पशुपालन को कैसे बढ़ावा दिया, इससे संबंधित जो प्रोविजन किया गया है वो आर्टिकल 48 में किया गया है। 48 में एक आर्टिकल 48A है। 48A 48A भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 बोला गया है कि 48 हो गया कि कृषि है, पशुपालन है, तो उसी से रिलेटेड 48A बोला गया है कि वन्य जीव एवं पर्यावरण, वन्य जीव एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित प्रावधान कहता कि वन्य जीव एवं पर्यावरण के संरक्षण
एवं संवर्धन से संबंधित प्रावधान है ना। इसको जोड़ा गया है, याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है आर्टिकल 48A को जोड़ा गया है, जिसमें वन्य जीव एवं पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन से प्रोविजन किए गए हैं। 48 के बाद आप देखिएगा 49। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 बोलता है कि भारत में बहुत से ऐसे स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है, राष्ट्रीय महत्व के वस्तु है, तो उनका संरक्षण एवं संवर्धन करना। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये राष्ट्रीय स्मारक हैं, है ना। तो जो भी है राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के स्थान, स्मारक एवं वस्तु, राष्ट्रीय महत्व के स्थान, स्मारक एवं वस्तु का संरक्षण, ये सरकार का दायित्व है, राज्य का दायित्व है कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी चाहे स्मारक हो, स्थान हो, वस्तु है, उसका संरक्षण करे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठा सके, उसका स्मरण कर सके। आर्टिकल 40, आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 में देखिए क्या बोलता है। आर्टिकल 50 बोलता है कि चूंकि भारत में क्या है, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कार्यपालिका में वही लोग आएंगे जो विधायिका है। सामान्य क्या होता है, मंत्री चाहे जो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो या राज्य मंत्री हो, तो मंत्री वही बनते हैं जो संसद का या राज्य विधानमंडल का मेंबर होते हैं, विधायिका का सदस्य होते हैं। यदि वो विधायिका का सदस्य नहीं हो तो मैक्सिमम 6 माह तक ही वो मंत्री रह सकते हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कार्यपालिका और आपका जो न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक है। ये तो यह आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 50 बोलता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, ये आर्टिकल 50 बोलता है कि दोनों का अलग अलग सेपरेट होगा, न्यायपालिका अलग होगा, कार्यपालिका अलग होगा, दोनों का काम एक दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं है। और लास्ट आर्टिकल जो है 51 जो बोलते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है चूंकि भारत क्या है, हमेशा से विश्व दूत की, विश्व में शांति के दूत की भूमिका हमेशा निभाया है। जहाँ भी अंतर, चूंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब विश्व 2 गुट में बढ़ चुका था, एक गुट का नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा था, दूसरा गुट का रसिया, तो वैसे स्थिति में भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, बल्कि एक तीसरा गुट बना जो कि मध्यस्थता का गुट था, है ना। इनमें किसी की तरह हमको झुकाव नहीं था। इसलिए भारत हमेशा क्या था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना के दूत के रूप में काम करता है। और इसी को आर्टिकल में जगह दिया गया है 51, बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा कैसे कायम रहे, वैश्विक शांति का माहौल कैसे कायम है, उसके लिए भी भारत आर्टिकल 51 में कहा है कि भारत सरकार का दायित्व है कि इसमें वो काम करे, इसमें यदि हो सके तो इसमें अपना सहयोग करे, है ना। तो ये आर्टिकल 51 था।
इस वक्त हम लोग को देख लेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो मेन आर्टिकल्स है, जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम से में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना, ये सारे आर्टिकल्स को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो सेशन होगा वो मौलिक कर्तव्य पर आधारित होगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य में एक मात्र आर्टिकल 51A है, तो उसमें थोड़ा बहुत जो बेसिक चीज़ को हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि हमारे द्वारा बताए गए वीडियो आपको अच्छा लगता हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।